समुद्री जलधारा। समुद्री जलधारा का अर्थ क्या है? एक बात हमेशा याद रखना कि इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। और हम कितना रट सकते हैं, रटने की भी एक सीमा होती है। देखो, आप समुद्री जलधारा की बात करें, समुद्री जलधारा का अर्थ क्या होता है? समुद्र में चलने वाली जलधारा। पूरी बात ध्यान दो। समुद्र में चलने वाली जो जलधारा है उसे ही कहते हैं समुद्री जलधारा। अब एक प्रश्न उठा, जब हम समुद्री जलधारा की बात करते हैं तो समुद्री जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये जो जलधारा है, इसे उत्पन्न करने, दिशा देने और प्रभावित करने वाले कारक। समुद्री जलधारा को उत्पन्न करने, दिशा देने, उत्पन्न करने, दिशा देने एवं प्रभावित करने वाले कारक। देने एवं प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऐसे कौन से एलिमेंट से फैक्टर हैं जो समुद्री जलधारा को उत्पन्न करने, दिशा देने एवं प्रभावित करते हैं? पहला जो कारक है, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी का घूर्णन और दूसरी चीज गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें हम लोग। दूसरा है वायुमंडलीय दाब। पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण और सूर्यताप। ये सारे के सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। तीसरी चीज बात करें, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, तापांतर, लवणता और बर्फ का पिघलना। चौथा जो कारण है, पहली चीज देखो आप, तट की दिशा और आकार। एवं मौसम में परिवर्तन। कई बार यूपीएससी करता क्या है, विकल्प दे देगा, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो समुद्री जलधारा को प्रभावित करता है। तो हमेशा ध्यान दो, पहला जो कारण है पृथ्वी का घूर्णन, द रोटेशन ऑफ अर्थ, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, वेपरोशन और इंसुलेशन की बात करें, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, द रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापांतर, सैलिनिटी और बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग आइसिंग। अगला है तट का आकार, द शेप ऑफ कोस्ट एरिया, मौसम में परिवर्तन। ये कारक हैं जो समुद्री जलधारा को प्रभावित करते हैं। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये सारे फैक्टर हैं जो समुद्री जलधारा को प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं?
हम ये किस आधार पर कह सकते हैं कि सारे के सारे फैक्टर समुद्री जलधारा को प्रभावित करते हैं? देखो आप, सबसे बड़ी चीज ये फैक्टर, अब बात करते हैं जब प्रभावित करने की बात उठेगी तो कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें हवाएं, प्रचलित विंड्स कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने ये कहा, प्रचलित पवनें, प्रीवेलिंग जो विंड्स है, प्रीवेलिंग विंड्स, ये हवाओं की दिशा को कैसे प्रभावित करते हैं? ध्यान से सुनिए इस बात को। ये प्रचलित जो विंड्स हैं, प्रीवेलिंग जो विंड्स हैं, ये कैसे प्रभावित करते हैं? ध्यान से सुनिए इस बात को। देखो, पहली चीज विंड्स की बात करें, होता क्या है, मान लो ये समुद्र है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। जब हवाएं यूं चलती हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब हवाएं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं तो होता क्या है, हवाएं क्या करती हैं, जल को पुश करती हैं। ये शांत जल है, ये प्रीवेलिंग जो विंड्स है, ये वेलिंग विंड्स है, ये हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। जब ये हवाएं प्रवाहित होती हैं तो ये जल के ऊपरी भाग को पुश करती हैं। अब ये क्या करेंगी, जल के ऊपरी भाग को पुश करेंगी ये हवाएं। ये जल क्या करेगा, नीचे जल को क्या करेगा, पुश करेगा। पूरी बात ध्यान दो, ये प्रीवेलिंग विंड्स है, ये हवाएं देखो प्रवाहित हो रही हैं, तो ये जल को क्या करेंगी, पुश करेंगी। और जब जल के ऊपरी भाग को पुश करती हैं, धक्का देती हैं, तो इन हवाओं के ठीक नीचे जल की एक धारा चल पड़ती है। ये क्या करेगा, नीचे वाले जल को पुश करेगा। जब नीचे वाले जल को पुश करता है तो नीचे नीचे भी एक जलधारा चल पड़ती है। अब सोचो, ये जो जलधारा चल रही है इसे ही कहते हैं समुद्री जलधारा। इसे ही कहते हैं समुद्री जलधारा, सी करंट कहते हैं इसे। मान लिया जाए ये तो चूंकि हवाएं ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं, इसे जलधारा भी ईस्ट से वेस्ट चल रही है, पूर्व से पश्चिम चल रही है। मान लिया जाए कि समुद्र ये है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए ये समुद्र है, हवाएं ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। हवाएं वेस्ट से ईस्ट की ओर चलने लगे तो ये क्या करेंगी, नीचे एक जल को पुश करेंगी। ये क्या होगा, इसको पुश करेंगी। यदि हवाएं वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगी तो ये जो जलधारा है यह वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगी। इसका अर्थ ये है कि जलधारा ईस्ट से पूर्व से पश्चिम चलेगी या पश्चिम से पूर्व चलेगी। यह निर्धारित करता है हवाओं की दिशा, हवा किधर से किधर चल रही है। पूरी बात ध्यान दो, मैंने क्या कहा, हवाएं यदि ईस्ट से वेस्ट चलती हैं तो समुद्र के जल के ऊपरी भाग को पुश करती हैं। यदि समुद्र के जल के ऊपरी भाग को पुश करेंगी तो समुद्र के अंदर एक जलधारा चल पड़ेगी, एक जलधारा चल पड़ेगी। ये जो जलधारा चलती है इसे ही कहते हैं सी करंट, समुद्री जलधारा। पर हवाएं ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं, इसे जलधारा भी पूरब से पश्चिम चलेगी। पर यदि हवाएं पश्चिम से पूरब चलने लगे, हवाएं वेस्ट से ईस्ट चलने लगे तो ये जो जलधारा है, ये जो जलधारा है, ये हवाएं जल को पुश करेंगी तो जलधारा भी पश्चिम से पूरब चलेगी। पूरी बात ध्यान देना, यह हवाएं पश्चिम से पूरब चलेंगी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्रीवेलिंग विंड्स की बात करें हम लोग। ध्यान से सुनने इस बात को, ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी, ईस्ट से वेस्ट चलेगी या वेस्ट से ईस्ट चलेगी। अब ध्यान से सुनना, मैं एक अटलांटिक महासागर का एक फिगर बनाता हूं मैं। अब मैं
अटलांटिक महासागर के एक मैप बना रहा हूं, हमेशा ध्यान दो। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर मैं रफली बना रहा हूं मैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है और ये आपका अफ्रीका है। ये 0 अक्षांश रेखा है, ये 0 अक्षांश रेखा है, इसे कहते हैं इक्वेटर, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। 0 से लेकर हम 30 के बीच की बात करें, 0 से लेकर 30 के बीच व्यापारिक हवाएं बहती हैं, 30 से लेकर 60 के बीच पछुआ हवाएं बढ़ती हैं। दोनों गोलार्धों में ऐसा ही होगा। 30 और हम 60 की बात करें, अटलांटिक महासागर है। अब सोचो, पूरी बात ध्यान देना, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं, हवाओं की दिशा यूं है, ये हवाओं की दिशा है। पूरी बात ध्यान दो, ये हवाओं की दिशा है, ये पछुआ हवाओं की दिशा है। पूरी बात, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर के ईस्ट भाग है, ये अटलांटिक महासागर का वेस्ट भाग है। अब ध्यान सुनिए इस बात को, मैं बना दिया अटलांटिक महासागर। इस मैप को ध्यान से समझो, इस बात को देखो आप, देखो आप, ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं, ये महासागर है। हवाएं पूर्व से पश्चिम चल रही हैं। मैप को याद रखना, हवाएं यदि पूर्व से पश्चिम चलेंगी तो ये हवाएं क्या करेंगी, समुद्र के जल के ऊपरी भाग को पुश करेंगी। जब पुश करेंगी तो समुद्र के अंदर एक जलधारा चल पड़ेगी। अक्सर देखा होगा, जब जलधारा की बात करते हैं तो महासागर के पूर्वी भाग से ही जलधारा उत्पन्न होती है। यह महासागर का पूर्वी भाग है, हमेशा ध्यान दो, महासागर के पूर्वी भाग से जलधारा उत्पन्न होती है, वो भी इक्वेटर के पास से उत्पन्न होती है। आखिर विषुवत रेखा के पास से, विषुवत रेखा के पास से और महासागर के पूर्वी भाग से ही जलधारा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं ईस्ट से वेस्ट चल रही है और ये इक्वेटर के आसपास चलती हैं, इसलिए जलधारा भी पूर्व से पश्चिम चलती है। दुनिया में जितनी भी जलधारा उत्पन्न हो रही हैं, ये सब के सब इक्वेटर के पास और महासागर के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती हैं। हमेशा ध्यान दो, ये उत्पन्न होती है इक्वेटर के पास और महासागर के पूर्वी भाग से। ये महासागर का पूर्वी भाग है, ये महासागर का पश्चिमी भाग है। और समुद्री ये जो व्यापारिक विंड्स हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, ये पूर्व से पश्चिम चल रही हैं। इससे जलधारा भी पूर्व से पश्चिम चलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, मैंने क्या कहा था आपसे, इस मैप में देखो आप, फिर एक प्रश्न उठा, चूंकि ये हवाएं इक्वेटर के पास चलती है, इसलिए समुद्री जलधारा जब भी उत्पन्न होती है इक्वेटर के पास से उत्पन्न होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, आखिर समुद्री जलधारा इक्वेटर के पास से क्यों उत्पन्न होती है, विषुवत रेखा के पास से ही क्यों उत्पन्न होती है, वो भी महासागर के पूर्वी भाग से क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि ये जो व्यापारिक विंड्स हैं महासागर के पूर्वी भाग से चलती हैं और ये व्यापारिक हवाएं इक्वेटर के पास से चलती हैं। अब ध्यान दो, चूंकि व्यापारिक हवाएं इक्वेटर के पास से चलती है और महासागर के पूर्वी भाग से चलती है, इसलिए जितनी भी जलधाराएं हैं वो महासागर के पूर्वी भाग से और इक्वेटर के पास से चलेंगी। एक बात हमेशा याद रखना, अब देखो आप, ये जलधारा उत्पन्न हो जाएगी, ये जलधारा उत्पन्न हो जाएगी। अब जब जलधारा उत्पन्न होगी, अब जब जलधारा आगे बढ़ेगी तो पछुआ हवाएं देखो कैसे बह रही हैं, पश्चिम वेस्ट से ईस्ट बह रही है पछुआ हवाएं। व्यापारिक हवाएं ईस्ट से वेस्ट बह रही हैं, अब पछुआ हवाएं वेस्ट से ईस्ट की ओर बह रही है।
तो जब ये जलधारा उत्पन्न होगी तो ये जलधारा क्या होगी, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। और जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई तो ये जलधारा अब पश्चिम से पूरब बहने लगेगी। जैसे इस मैप में ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने क्या कहा हमेशा कि जलधारा महासागर के पूर्वी भाग से तथा विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यापारिक हवाएं महासागर के पूर्वी भाग से तथा विषुवत रेखा के पास से चलती है। चूंकि हवा व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, इसलिए समुद्री जलधारा भी पूर्व से पश्चिम चलती है। इस बात को हमेशा याद रखना। पूरी बात ध्यान दो। ये जो जलधारा है महासागर के पूर्वी भाग से चल रही है और विषुवत रेखा के पास से चल रही है। मैंने क्या कहा था, ये जो ट्रेंड विंड्स हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, ये जल के ऊपरी भाग को पुश करेंगी। आप देखो, जब जल के ऊपरी भाग को पुश करेगी तो एक जलधारा उत्पन्न हो जाएगी। पहली बात ध्यान दो, ये जलधारा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये व्यापारिक जो विंड्स है ये इक्वेटर के पास से चलती है, ईस्ट से चलती है, वेस्ट की ओर चल रही है। क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है। ध्यान दो इस बात को, यह हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही हैं। तो व्यापारिक जो विंड्स है यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। पूरी बात ध्यान दो, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही हैं, तो यह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। समझ में बात है? तो हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी। अब पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ये व्यापारिक हवाएं इक्वेटर के पास से चलती हैं, विषुवत रेखा के पास से चलती हैं, इसलिए समुद्री जलधारा भी विषुवत रेखा के पास से चलती है। तो पहला प्रश्न कि समुद्री जलधारा दुनिया में कहीं भी उत्पन्न होती है तो इक्वेटर के पास से उत्पन्न होती है और महासागर के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती है हमेशा। इसका मतलब है 30 से लेकर 30 के बीच ये स्थिति होगी। अब सोचो जरा, एक प्रश्न उठा, फिर एक प्रश्न, पूरी बात कि पहला प्रश्न ये उठा कि आखिर महासागर समुद्री जलधारा विषुवत रेखा के पास से ही क्यों उत्पन्न होती है। पॉइंट क्लियर। और नंबर 2 कि समुद्री जलधारा पूर्व से पश्चिमी क्यों चलती है। अब देखो, 30 से लेकर 60 के बीच, 30 से लेकर 60 अक्षांश के बीच समुद्री जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि पछुआ हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब ये 30 अक्षांश को हवाएं जलधारा जब पार करती है तो पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगती है। क्यों? क्योंकि पछुआएं क्या करेंगी, पश्चिम से पूर्व बहती हैं, उस समुद्री जलधारा को पुश करेंगी।
और जब पुश करती हैं तो वो जलधारा पश्चिम से पूरब प्रवाहित होने लगती है। अब ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए पूरी बात ध्यान देना, मान लिया जाए, देखो आप, मान लिया जाए, मैं एग्जांपल लेता हूं। व्यापारिक हवाएं पश्चिम से पूरब आ रही हैं, मान लो पश्चिम से पूरब आ रही हैं व्यापारिक हवाएं, तो स्वाभाविक है यदि व्यापारिक हवा पश्चिम से पूरब बहेगी तो जलधारा भी पश्चिम से पूरब चलेगी, और जलधारा भी महासागर के पश्चिमी भाग से चलेगी और पूरब की ओर चलेगी। याद रखना, यदि व्यापारिक हवाओं की दिशा बदल जाए, एक फिल्म आई थी, मैं एग्जांपल लेता हूं, एक फिल्म आई थी डे आफ्टर टुमारो। डे हॉलीवुड की फिल्म है। वो डे आफ्टर टुमारो में यह दिखाया गया है कि कैसे हवा की दिशा चेंज हुई और जलधारा की दिशा चेंज हो गई। सी करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, और जब समुद्री जलधारा का दिशा चेंज हुई तो पूरे अमेरिका में घनघोर बारिश और तापमान सीधे -50 चला गया। पूरा बर्फ, सोचो जरा, पूरा अमेरिका बर्फ से ढक गया, और बर्फ कम नहीं थी, बर्फ जो थी 30-30 फीट ऊंचाई तक बर्फ पड़ी थी। सोचो इसके पीछे रीजन क्या था, समुद्री जलधारा कैसे चेंज हो गई, और जलधारा की दिशा को निर्धारित करती है हवाएं। मैंने क्या कहा, 0 से लेकर 30 के बीच व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती है, और ये चलती हैं हमेशा इक्वेटर के पास से। इससे दुनिया में जितनी भी जलधारा उत्पन्न होती है महासागर के पूर्वी भाग से और इक्वेटर के पास से उत्पन्न होती है। अब जैसे मैं एक मैप बनाता हूं, मैं आपसे, मैंने क्या कहा, ये भूल जाओ कि कौन सी जलधारा गर्म है कौन सी ठंडी है, कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी। ये प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा यूपीएससी, मैं अभी बता रहा हूं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक सिंपल क्वेश्चन मैं कहता हूं कि कैसे प्रश्न पूछेगा, सत्य है। फर्स्ट, समुद्री जलधारा हवाओं की दिशा का अनुकरण करती हैं। फर्स्ट, हम सेकंड की बात करें, हमेशा समुद्री जलधारा महासागर के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती हैं। थर्ड पैरे दोनों सही है, और फोर्थ दोनों गलत है। खुद सोचो क्या सही होगा। मैंने क्या कहा, समुद्री जलधारा हवाओं की दिशा का अनुकरण करती हैं, उसे फॉलो करती हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। और महासागर के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। इसका मतलब है कि दोनों विकल्प सही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए समुद्री जलधारा हवाओं की दिशा का सदैव अनुकरण करती हैं। एक बात याद रखना, सदैव करती हैं। यदि व्यापारिक हवा की दिशा बदल गई तो जलधारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे, मजा आएगा। एक मैं मैप बनाना चाहता हूं, जैसे ये मैप है, देखो आप, ये इक्वेटर है, और ये आपका यूरोप है। चलो, ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। सोचो ये हवाएं चलती हैं, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग है, ये वेस्ट भाग है। जलधारा यूं चलती है पूर्व से पश्चिम,
और विषुवत रेखा के पास से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखा के पास से चलती है। अब सोचो, ये महासागर का पूर्वी भाग है, ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। यदि महाद्वीप के नजरिए से ये तो पश्चिमी भाग है और महासागर के नजरिए से ये पूर्वी भाग है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए हमारे बगल में कोई खड़ा है, मेरा राइट उसका लेफ्ट होगा। मैं कहूं मेरे राइट में चलो या उसके लेफ्ट में चलो, दोनों एक है। पहला रीजन। हम दूसरी चीज बात करें, प्रचलित पवनों के साथ पहला पॉइंट, हम दूसरी बात करें, तापांतर। हम तापांतर के बाद रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें। तापांतर में होता क्या है, एक बार समझ लो आप जरा। तापांतर में होगा क्या और किस रूप में होगा? देखो आप ध्यान देना इस बात को। होता क्या है, मान लिया जाए, देखो आप, मान लिया जाए ये समुद्र है। यहां पूरी बात ध्यान देना, यहां ताप ज्यादा है, यहां ताप है 25 डिग्री, यहां ताप है 20 डिग्री, यहां ताप है 25 अंश सेल्सियस, यहां ताप है 20 अंश सेल्सियस। दोनों के ताप में अंतर हो गया। जी, ये जो है गर्म होकर फैलेगी। पूरी बात ध्यान दो, ये गर्म होकर क्या होगी, फैलेगी। फैल गई। अभी जब फैलेगी तो यहां का जल का तल ऊपर उठ जाएगा। अब देखो कैसे यहां जल का तल ऊपर उठ गया, उड़ गया। चूंकि ये ज्यादा ताप है तो पानी क्या होगा, फैलेगा, तो इसका तल ऊपर उठ जाएगा और इसका तल नीचे हो जाएगा। और हमेशा जल क्या करता है, अपने तल को बैलेंस करता है। जो इसका तल ऊपर उठा और इसका तल नीचा है, और जल हमेशा अपने लेवल को बैलेंस करता है, अपने तल को संतुलित करता है। तो होगा क्या, ये यहां ऊंचाई ज्यादा है, यहां ऊंचाई कम है, तो ये क्या होगा, नीचे नीचे क्या होगी, एक जलधारा चलेगी। जलधारा क्यों चलेगी, तल को बैलेंस करने के लिए। हमेशा तल को बैलेंस करने के लिए एक जलधारा चल पड़ेगी। हमेशा ध्यान दे इस बात को, एक जलधारा चल पड़ेगी तल को बैलेंस करने के लिए। अब ध्यान से सुने इस बात को, ध्यान देने इस बात को, कैसे तल। अब एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए ये अमेरिका है, ये एक नॉर्थ पोल है, ये यूरोप है, ये इक्वेटर है। यहां ताप बहुत चल रहा है, 2 डिग्री है। स्वाभाविक यहां का पानी ठंडा होगा और यहां का पानी क्या होगा, गर्म होगा। ये इक्वेटर है, यहां ताप ज्यादा होगा, यहां ताप कम होगा। पता चला यहां ताप 25 डिग्री है, यहां ताप कम है, तो इसका तल क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। इसका तल क्या होगा, नीचे होगा। परिणाम क्या होगा, यहां से जल दौड़ेगा इधर, तो इधर की जल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे नीचे जल चल पड़ेगा। अब इसको इस तरह समझो आप, मैं ये लेता हूं, मैं इस तरह समझो आप, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये समुद्र है, यहां ताप जा रहा है 2 डिग्री, यहां ताप है 25 डिग्री। स्वाभाविक है इधर से क्या होगा, एक जल चल पड़ेगा, क्योंकि ठंडा है तो भारी है, ये नीचे बैठेगा। ये ठंडा है तो भारी होगा, भारी होगा तो जल नीचे बैठेगा। और जल का नेचर है अपने तल को बैलेंस करना। जैसे एक बाल्टी पानी भर लो और बीचों बीच से एक गिलास पानी निकाल लो। जब बीचों बीच से एक गिलास पानी निकाल लोगे तो बीच में जल का तल नीचा हो जाएगा और किनारों पर जल का तल ऊपर उड़ होगा। परिणाम क्या होगा, चारों तरफ से जल दौड़ेगा केंद्र की ओर। आखिर क्यों दौड़ता है, क्योंकि तल को बैलेंस करता हुआ। यहां भी वही चीज है, यहां ताप 2 डिग्री है, यहां ताप 25 अंश सेल्सियस है। स्वाभाविक है ये जो ताप है
ये भारी होगा जल, तो नीचे बैठेगा। ये जल हल्का होगा क्योंकि गर्म है, तो थोड़ा सा तल ऊपर उठेगा। ये अब ये नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर है, मान लो 0 से अक्षांश रहेगा। इधर से क्या होगा, जल इधर दौड़ेगा, दौड़ चला गया क्योंकि तल को बैलेंस करना। तो ये जो भारी जल है जो नीचे बैठ गया, ये नीचे नीचे क्या होगा, चल पड़ेगा। ये तापांतर की बात करते हैं। एक नेचर है तल को बैलेंस करना। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। जैसे तापांतर की जब बात होने लगी, तो तापांतर कैसे प्रभावित करता है, समझ में लगता है सबको आ गया होगा कि जल अपने तल को कैसे बैलेंस। होता क्या है, ताप में अंतर के कारण जलधारा उत्पन्न होती है, क्योंकि जहां जल का ताप ज्यादा होगा, वहां जल का तल ऊपर उठाओ जाएगा, तथा जहां पानी का ताप कम होगा, वह भारी होने के कारण नीचे बैठेगा, जिससे जल के तल में अंतर आ जाएगा। जल के तल में अंतर आ जाएगा, परिणामतः जलधारा उत्पन्न होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ध्रुवों पर पानी का ताप कम होता है, तथा विषुवत रेखा पर विषुवत पानी का ताप ज्यादा होता है। हमेशा ध्रुवों का पानी ठंडा होने के कारण नीचे बैठता है, जिससे जल के तल में अंतर आ जाने के कारण जल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दौड़ता है। परिणामतः भारी जल नीचे नीचे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल पड़ती है। ये हमेशा ध्यान दें इस बात को। यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं। हमेशा
अब ध्यान देना इस बात को। देखो इस मैप में मैंने क्या कहा था, ताप में अंतर। जो ताप में अंतर पैदा होगा एक जलधारा उत्पन्न होती है। जहां ताप ज्यादा होगा वो जल फैलेगा, उसका तल ऊपर उठ जाएगा। जहां जल ठंडा होगा वो भारी होगा और नीचे बैठेगा। तो जल एक से दूसरे की ओर दौड़ेगा। तो भारी जल जो नीचे बैठा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे जलधारा उत्पन्न हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल लें, ये तो तापांतर हुआ। तीसरा है सूर्यताप और वाष्पीकरण। ठीक है, अब देखो आप, अब एक प्रश्न है। तीसरा जो रीजन है जलधारा उत्पन्न होने का, वाष्पीकरण या लवणता। देखो आप, हम लवणता की बात करें, लवणता सैलिनिटी कैसे जलधारा को उत्पन्न होने देती है। लवणता, पूरी बात ध्यान दो। जहां लवणता ज्यादा होती है वहां का जल भारी होकर नीचे बैठता है, जिससे जल के तल में अंतर आ जाने के कारण, जिससे जल के तल में अंतर आ जाने के कारण बाहर से जल दौड़ता है। परिणामतः भारी जल हमेशा, यहां भारी पता हैवी वाटर नहीं, सेंटेंस गलत हो रहा है। परिणामतः नीचे बैठा हुआ जल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जलधारा का रूप ले लेता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, पूरी बात, ये जल है, समुद्र है। पूरी बात ध्यान दो, ये समुद्र है। हमेशा मान लिया जाए यहां लवणता ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, यहां लवणता कम है, लवणता कम। इस मैप पे देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, यह समुद्र है, यहां लवणता ज्यादा है ए नामक स्थान पे, यहां लवणता कम है बी नामक स्थान पे। जब यहां लवणता ज्यादा होगी तो ये भारी होगा, और भारी होगा तो जल थोड़ा सा नीचे बैठेगा। अब नीचे बैठ गया, जो नीचे बैठेगा तो आप देखो दोनों के तल में अंतर आ गया, तल में अंतर आ गया तो इधर से क्या होगा, एक जल दौड़ेगा इधर। तो ये जो भारी जल नीचे बैठा है, ये जल क्या होगा, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। अब सोचो, ये जलधारा का रूप ले लिया। ये चूंकि यहां लवणता ज्यादा है तो ये जल क्या होगा, भारी होगा और नीचे बैठेगा। ये जब नीचे बैठेगा तो जल के तल में अंतर आ गया, यहां तल ऊपर है, यहां तल नीचे, अभी जल इधर से इधर दौड़ेगा। जब इधर से इधर दौड़ेगा तो ये जो भारी जल है जो नीचे बैठा था, ये आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा और जलधारा का रूप ले लेगा। जलधारा,
एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। जैसे पूरी बात ध्यान दो इस बात को, जैसे मैंने ये कहा, ये एक ध्यान दो, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये आपका भूमध्य सागर है, और ये आपका अटलांटिक महासागर है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है। इस मैप को ध्यान से समझना है इस बात को। होता क्या है, यहां लवणता ज्यादा होती है, लवणता ज्यादा। अटलांटिक महासागर में लवणता कम। आप सोचो, आप अटलांटिक महासागर में लवणता कम है, भूमध्य सागर में लवणता ज्यादा है। यहां का जल भारी होगा और नीचे बैठेगा। जब नीचे बैठेगा तो अटलांटिक महासागर में लवणता कम है, तो यहां का जल थोड़ा सा हल्का होगा। यह जल भारी होने के कारण नीचे बैठेगा। अब क्या होगा, परिणाम तो क्या होगा, अटलांटिक महासागर से एक जलधारा चल पड़ेगी भूमध्य सागर की ओर चल पड़ेगी, क्योंकि यहां लवणता ज्यादा है। यह जल भारी होगा और नीचे बैठेगा। अटलांटिक महासागर की लवणता कम है, तो यह जल हल्का होगा और ऊपर उठेगा। दोनों के तल में अंतर आ गया और जल अपने तल को बैलेंस करता है, तो अटलांटिक महासागर से एक जलधारा चल पड़ेगी भूमध्य सागर की ओर। अब सोचो, जो अटलांटिक महासागर से जलधारा भूमध्य सागर की ओर चलेगी, तो जो जल नीचे बैठा था वो जल क्या होगा, चल पड़ेगा। भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर चल पड़ेगा। ये जो जलधारा चल पड़ी, इसे ही कहा जाता है समुद्री जलधारा। इसका अर्थ ये एक सैलिनिटी जलधारा को उत्पन्न करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। मैंने कहा प्रीवेलिंग इवेंट्स, तापांतर की बात करें और अंत में देखा जाए ये लवणता कैसे प्रभावित कर रही है। अगला ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा, लवणता के साथ साथ वाष्पीकरण। यदि वाष्पीकरण की हम बात करें तो एक चीज ध्यान देना इस बात को, वाष्पीकरण से क्या होगा, तल में अंतर आ जाएगा। अंतर परिणामतः जलधारा उत्पन्न। तल में अंतर कैसे आएगा, जैसे ये समुद्र है, पूरी बात ध्यान दो। यहां वाष्पीकरण से मान लिया जाए ये सूर्यताप है, यहां सोलर रेडिएशन ज्यादा है, तो यहां क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण सोचो, वाष्पीकरण ये क्या है, सौर विकिरण। सोचो आप, तो यहां तापमान ज्यादा हो, सोलर रेडिएशन यहां सीधा पड़ रहा है, ऑलरेडी यहां तापमान ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो यहां जल का तल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब देखो, ये जो है जल का तल ज्यों नीचे आ गया तो क्या होगा, इधर से एक जल दौड़ेगा इधर। जब दौड़ेगा परिणामतः क्या होगा, नीचे नीचे एक जलधारा चल पड़ेगी। सारा खेल जल के तल का है। अब ये जो चल पड़ी है ना समुद्री जलधारा, ये चलती है सीधे समुद्र में। एक समुद्री नदी कहते हैं इसे, जलधारा को कहते हैं समुद्री नदी। कैसे वाष्पीकरण हो रहा है, तो यहां का तल नीचा हो गया, यहां का तल ऊपर है, इधर से पानी इधर दौड़ेगा, तो यहां से नीचे नीचे जलधारा चल पड़ेगी। सूर्यताप, वाष्पीकरण कैसे जलधारा को प्रभावित कर रहे हैं। अब सोचो जरा, मिटा दूं,
सबको समझ में आ गया होगा। खेल केवल एक ही चीज है, प्रिवेलिंग विंड्स और जल के तल में अंतर। अगली चीज देखो आप, पृथ्वी का घूर्णन कैसे प्रभावित करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, हमेशा रोटेशन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस हमेशा बल परिणामतः उत्तरी गोलार्ध की हवाएं की धाराएं अपनी बाईं ओर, नहीं सॉरी, दाईं ओर, अपने दाएं, राइट, तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपने बाएं ओर, बाएं लेफ्ट, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये जो पृथ्वी रोटेट करती है, हम लोग पढ़ चुके थे कोरियोलिस बल, फेरेल का नियम क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने राइट और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने लेफ्ट घूम जाती है। हमेशा ध्यान दो। तो समुद्री जलधारा भी दिशा चेंज हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध की समुद्री जलधाराएं अपने राइट और दक्षिणी गोलार्ध की समुद्री जलधाराएं अपने लेफ्ट मूव कर जाती हैं। आप ध्यान देना इस बात को। देखो आप, ये तो पृथ्वी का रोटेशन है, रोटेशन, द रोटेशन ऑफ अर्थ की हम बात करें। फिर एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम रोटेशन की बात करें, कैसे पृथ्वी रोटेट करती है। अब एक प्रश्न कि तट का आकार कैसा है। आकार, एक बात हमेशा याद रखना, तट का आकार कैसे समुद्री जलधारा की दिशा को निर्धारित करता है। तट का आकार देखो आप, मान लिया जाए तट इस तरह है, जलधारा यूं जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगी। यह तट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जलधारा यदि प्रवाहित होगी तो दो भागों में टूट जाएगी, कुछ ऊपर चली जाएगी, कुछ नीचे चली जाएगी। अब सोचो, मान लिया जाए तट की आकृति ऐसी है तो जलधारा को दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जलधारा को दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये तट को कैसे, तट कैसे इसकी दिशा को निर्धारित करता है, याद रखना, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यदि तट का शेप इस तरह है, तट का शेप इस तरह है, तो पूरी बात ध्यान दो इस बात को। तट का शेप इस तरह है सीधा, तो जलधारा जब जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगी। पर ये तट का शेप इस तरह है तो इसको दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी और सीधी, कहीं टूटेगी नहीं, ये क्रमशः आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जलधाराएं तट को फॉलो करती हैं। तट का आकार, अंत में कहा जाए मौसम में परिवर्तन,
मौसम में परिवर्तन भी जलधारा को प्रभावित करता है। मौसम में परिवर्तन, पूरी बात ध्यान देना। मौसम में परिवर्तन से हवा की दिशा बदल जाती है। परिवर्तन से हवा की दिशा बदल जाती है, जिससे जलधारा की दिशा भी बदल जाती है। तो मौसम में जब परिवर्तन होगा तो हवा की दिशा बदलती जाएगी, तो जलधारा की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे हमेशा ध्यान दो, भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम में परिवर्तन से हवा की दिशा बदल जाती है। पूरी बात ध्यान देना, मौसम में परिवर्तन से हवा की दिशा बदल जाती है, जिससे जलधारा की दिशा भी बदल जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जलधारा को दिशा देने में हवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। जब मौसम में परिवर्तन होगा तो हवा की दिशा बदल जाएगी, जिससे जलधारा की दिशा भी बदल जाती है। जैसे मैंने क्या कहा, भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम में परिवर्तन से हवा की दिशा कैसे चेंज हो रही है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। हम हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो, पहली चीज कि मौसम में परिवर्तन होगा तो कैसे हवा की दिशा बदल जाएगी। ये सारे फैक्टर हैं जो जलधारा की दिशा को प्रभावित करते हैं, यह जलधारा को उत्पन्न करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब एक प्रश्न उठा, जब जलधारा की बात करते हैं तो दो तरह की जलधारा होती है। जलधारा, समुद्री जलधारा की यदि बात की जाए, समुद्री, ये दो चीज होती है, एक गर्म जलधारा और दूसरा ठंडी जलधारा। गर्म का मतलब क्या होता है? गर्म किसे कहते हैं? विषुवतीय प्रदेशों से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धारा। और ठंडी जलधारा क्या है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली धारा। हमेशा ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। यदि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर चल रही है तब इसे कहते हैं गर्म। पोल से इक्वेटर की ओर आ रही है तो इसे कहते हैं ठंडी। हमेशा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इक्वेटर से जलधारा नॉर्थ पोल की ओर चले, ये साउथ पोल की ओर चले, हम इसे कहते हैं गर्म जलधारा, क्योंकि गर्म प्रदेशों से चलती है। या हमेशा यह गर्म प्रदेशों से चलती है। ठंडी जलधारा की बात करें, ध्रुव से इक्वेटर की ओर चलने वाली जलधारा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जलधारा, यह ठंडी जलधारा है। तो एक गर्म, एक ठंडी, दो तरह की धाराएं होती हैं। एक तो ठंडी जलधारा और दूसरा क्या आपका गर्म जलधारा। अब देखो, अब एक प्रश्न उठा, हम जब बात करेंगे ठंडी और गर्म की, जब बात करेंगे, ये सारे फैक्टर जो जलधारा को उत्पन्न करते हैं। अब एक प्रश्न, अब पूरे पृथ्वी पर जलधाराएं समुद्र में कहां कहां चलती हैं, उनका डायरेक्शन क्या है? अब ये चीज सोचो। अब हम सबसे पहले
बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। ये बात हमेशा याद रखना कि जलधारा कहां से कहां चलती है और क्यों चलती है। अब देखो, आप पूरी बात ध्यान दो। अब हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा से करेंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। जब जलधारा की बात करेंगे तो मैं रफली मैप खींच रहा हूं, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मैं यहां खींच रहा हूं, देखो आप। मान लिया जाए ये प्रशांत महासागर है, ये इक्वेटर है, 0 अक्षांश रेखा। मैं रफली खींच रहा हूं, ध्यान देने इस बात को। ये एक उत्तरी अमेरिका है और यह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यह आपका एशिया महाद्वीप है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अभी मैं आपको मैप लोकेट करूंगा। मैं ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का ये पूर्वी भाग है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर है। देखो आप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, महाद्वीप है। अब हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा को खींचेंगे। इसके उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी। और जब जलधारा की हम लोग बात करेंगे तो एक बात याद रखना, हमेशा ध्यान दो इस बात को, महासागर के पूर्वी भाग से जलधारा उत्पन्न होती है। तो ये पूरब है, ये पश्चिम है। जलधारा हमेशा पूरब से उत्पन्न होगी और वो भी इक्वेटर के पास से उत्पन्न होगी। अब जलधारा यूं चलेगी, अब सोचो ये चल किधर रही है? पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है और विषुवत रेखा के पास से चल रही है, विषुवत रेखा के पास से चल रही है और विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है। तो इसका नाम होगा उत्तरी विषुवती गर्मधारा। उत्तरी विषुवती गर्मधारा। अब ध्यान सुनो, गर्म और ठंडी देखो कैसे हो रहा है। ये इक्वेटर के पास से चलेगी और पूरब से पश्चिम चलेगी ये, क्योंकि व्यापारिक हवाएं पूरब से पश्चिम आती हैं और इक्वेटर के पास से चलती हैं। क्लियर? अब सोचो आप, जब ये जलधारा चलेगी, इस मैप में देखो, जब ये जलधारा चलेगी तो इसका नाम होगा विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है उत्तरी विषुवती, और विषुवत रेखा के पास से चल रही है तो गर्म होगी, तो उत्तरी विषुवती गर्म धारा। लेकिन जब ये धारा आगे जाएगी तो आगे मूव कर जाएगी। अब आगे घूम गई ये धारा, सड़क एक ही है, सड़क घूमती जाएगी तो मोहल्ले के नाम पर इसका नामकरण होता जाएगा। ये सुना होगा, आप कहीं भी जाओ, लखनऊ, पटना, जयपुर, कहीं भी सड़क तो एक ही होती है, वो जगह जगह घूमती चली जाती है, उसकी कई शाखाएं होती हैं और सड़क का जो नाम है मोहल्ले के नाम पर पड़ जाता है। उसी तरह ये जलधारा है। अब ये जलधारा घूम गई, याद रखना मैंने क्या बताया था, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवा है, ये किधर मूव करेगी? राइट, तो राइट मूव कर गई है। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपना राइट मूव कर जाती है क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक किरालिस फोर्स उत्पन्न होता है। उस फोर्स के कारण उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपने राइट और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपने लेफ्ट घूम जाती है। अभी घूम गई, देखो राइट घूम गई, इसी का नाम होगा क्यूरोसियो, क्यू रेशियो। आप सोचो, ये गर्म होगी, ठंडी होगी, डायरेक्शन क्या है? विषुवत रेखा से पोल की ओर डायरेक्शन है, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चले वो तो गर्म होगी। तो ये भी क्यूरोसियो की गर्म धारा।
अब ये भी गर्म धारा होगी। ये धारा जब आगे जाएगी तो तुरंत पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। ये तुरंत पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी, और क्योंकि अब 30 अक्षांश को क्रॉस कर गई। ध्यान देना इस बात को, मैंने क्या कहा, ये 30 अंश अक्षांश है, ये 0 है, ये 60 अंश अक्षांश है। जो ये 30 को क्रॉस करेगी, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। अब पछुआ पवनें कहां से कहां बह रही हैं? पश्चिम से पूरब बहती हैं, तो जल धारा को पश्चिम से पूरब ले जाएगी। अब ये जल धारा ये चल पड़ी। अब ये जल धारा पश्चिम से पूरब बहना शुरू करेगी, इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह। उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह, यह गर्म होगी, याद रखना है, यह हमेशा गर्म होगी। ये देखो धारा एक है उत्तरी विस्तृति गर्म धारा, ये आगे जाके घूम गई, इसी का नाम पड़ गया क्यूरोसियो की गर्म धारा। ये जब आगे गई, जो 30 अक्षांश को क्रॉस की, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई। अब ये पश्चिम से पूरब बहेगी ये। अब इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह। जब आगे जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगी, एक धारा ऊपर चली जाएगी, एक धारा नीचे चली आएगी। ये जो ऊपर जाएगी इसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। कोलंबिया या अलास्का की गर्म धारा। अब सोचो ये गर्म क्यों होगी? ये गर्म क्यों होगी? क्योंकि इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जा रही है। पूरी बात ध्यान देना, इसकी दिशा क्या है? इक्वेटर से ध्रुवों की ओर इसकी दिशा है। ये जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह है, मैंने क्या कहा, जब ये आगे बढ़ेगी तो दो भागों में टूट जाएगी। जब दो भागों में टूटेगी तो एक धारा ऊपर जाएगी, इसका नाम होगा ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म धारा। ये गर्म क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा से जा किधर रही है? पोल की ओर बढ़ रही है। अब सोचो आप, नीचे एक धारा आएगी, नीचे एक धारा आएगी। अब ये ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आ रही है, इसका नाम होगा कैलिफोर्निया। की ठंडी धारा। अब देखो कैसे इसका नाम चेंज हो गया। अब देखो प्रश्न ही उठा कि ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्यूरियोसियो नामक यहां द्वीप है, उसके नाम इसका नामकरण हो गया। यहां ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रांत है, अलास्का अमेरिका का राज्य है, उसी के नाम पे इसका नामकरण हो गया। और कैलिफोर्निया तो अमेरिका का एक स्टेट है। अब ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा ठंडी क्यों होगी? तो आ किधर से रही है? ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आ रही है। अब देखो जरा, ये जब धारा ऊपर गई, ये जब धारा ऊपर जाती है तो विशाल जलराशि ऊपर चली जाती है। हमेशा ध्यान दो, चूंकि विशाल जलराशि ऊपर चली जाती है तो जल तो अपने तल को बैलेंस करेगा ही करेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हां, एक चीज ध्यान देना इस बात को, मैं बोल देता हूं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा ये ठंडी होगी। अब ध्यान से सुने इस बात को, ब्रिटिश कोलंबिया अलास्का गर्म जलधारा। अब ध्यान दें, ये जब जल विशाल जला से ऊपर जाएगी तो इधर से एक जलधारा चल पड़ेगी, इसका नाम होगा ओयासियो। अब बताओ ये ठंडी होगी कि गर्म होगी? ये ठंडी होगी, क्योंकि ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आ रही है ठंडी धारा। और एक धारा क्या होगी? ओकोटस की चलेगी, ओकोटस की ठंडी धारा। अब सोचो जरा, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, पूरी बात देखो कैसे चल रही है धारा। ये धारा आगे गई, जब एक ब्रिटिश कोलंबिया जब ऊपर जाएगी तो एक विशाल जलराशि ऊपर चली जाएगी, तो जल तो अपने तल को बैलेंस करेगा ही करेगा। अब इधर से क्या होगी? एक ठंडी जलधारा चलती है, ओयासियो की ठंडी जलधारा ओकोटस। जब दोनों आगे आएंगी तो आपस में मिल जाएंगी, और जब मिलेगी तो
तो आगे बढ़ेंगी ओयासियों के नाम से आगे बढ़ेंगी। आप सोचो, ये बढ़ेंगी ओयासियों के नाम से। आप देखो, ये क्यूरियोसियो है, ये ओयासियो है, दोनों का क्या होगा, यहां मिलन होगा। तो दोनों का जब मिलन होता है तो क्यूरोसियो, क्यू रेसियो एम ओयासियो का मिलन जापान के हांसू द्वीप के पूर्वी तट पर होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस मैप को देखो आप, मैंने क्या बताया, ये ओयासियो की ठंडी जलधारा है, ये ओखोटस की ठंडी जलधारा है। दोनों जब आगे आएंगे तो दोनों का मिलन होगा और ये दोनों आगे बढ़ेंगी ओयासियो के नाम से, और ये ठंडी जलधारा होगी। अब दोनों का मिलन होगा जापान के हांसू द्वीप के पूर्वी तट पर, दोनों का मिलन होता है, पूर्वी तट पर मिलन होता है। द्वीप को देखो आप, इतनी सारी जलधाराएं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखो आप एक बार केवल दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए। मैंने क्या कहा, उत्तरी विस्तृति गर्म धारा, जलधारा यहां से उत्पन्न होगी, यह महासागर का पूर्वी भाग है, यह महासागर का पश्चिमी भाग है। क्यों उत्पन्न होगी, यह बात समझ में आ गई होगी। ये आगे जाएगी तो मूव कर जाएगी, क्योंकि तट का आकार ऐसा है, ये मूव घूम जाएगी। और पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपने राइट की ओर घूम जाती है, तो राइट मूव कर गई। इसका नाम होगा क्यूरोसियो की गर्म धारा। आगे जब गई तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी, अब ये पश्चिम से पूरब बहेगी, इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह, ये गर्म होगी। ये जब आगे जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगी, टूट गई तो ऊपर चली गई ब्रिटिश कोलंबिया अलास्का गर्म धारा, एक नीचे आएगी, इसका नाम होगा कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, क्योंकि यहां कैलिफोर्निया है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक राज्य है, और अलास्का अमेरिका का एक राज्य है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, देखो आप ध्यान से, जब यहां आएंगे हमेशा देखो, ये ओयासियो की ठंडी जलधारा, क्योंकि विशाल जलधारा से ऊपर चली गई ओयासियो, ये ओखोटस की ठंडी जलधारा। जब दोनों आगे बढ़ेंगी तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी तो ओयासियो की नाम से आगे बढ़ेंगी। जैसे गंगा की सारी सहायक नदियां गंगा में मिलती जाती हैं और गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, यहां भी वही स्थिति होगी। दोनों का मिलन होगा जापान के पूर्वी तट पर। जापान के एक बड़ा द्वीप है हांसू, वहां दोनों का मिलन होगा। पूर्वी तट पर दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। अब मैं एक मैप बना रहा हूं तो मजा आएगा। देखो आप, मैं एक मैप बना रहा हूं तो मजा आएगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका अलास्का है, ये अलास्का अमेरिका का राज्य है, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ये देखो जरा, ये आपका एशिया है, दक्षिणी अमेरिका, ये चल रहा इक्वेटर। इक्वेटर एग्जैक्ट मैप नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं हमेशा ध्यान दो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है,
और ये आपका प्रशांत महासागर है। ये बनाना चाहता हूं एशिया। अब शेप हमारा प्रशांत महासागर का शेप इस तरह हो गया। ध्यान देने इस बात को। जलधारा इधर से इधर उत्पन्न होगी। ये महासागर का पूर्वी भाग है। जलधारा यूं उत्पन्न होगी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा उत्तरी विस्वती गर्मधारा। जब आगे जाएगी तो देखो इससे टकराएगी और घूम जाएगी। ये क्यों घूम गई? राइट घूम गई। क्यों घूम गई? कि पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक क्रियालिस फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपने राइट घूम जाती है। अब इसका नाम होगा क्यूरोसियो। देखो क्यूरोसियो। ये जब आगे बढ़ेगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई। जब आ गई तो इसका नाम क्या होगा? इसका सीधे नाम क्या होगा? वो हो जाएगा। अब इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह। ये गर्म होगी। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये जब आगे जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगी। एक ऊपर चली गई, एक नीचे चली आई। ये जो गई, ये अलास्का प्रांत है अमेरिका का। ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का प्रांत है। तो इसका नाम होगा ब्रिटिश कोलंबिया, ये अलास्का की गर्मधारा। और जो नीचे आएगी इसका नाम होगा कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, क्योंकि अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। अब सोचो आप, जब विशाल जलाशय ऊपर गई तो क्या होगा? एक ओयासियों की ठंडी जलधारा चल पड़ेगी। और ये ओयासियों की ठंडी जलधारा। क्यों ठंडी जलधारा चलेगी? क्योंकि विशाल जलाशय ऊपर चली गई। अब देखो, चूंकि विशाल जलराशि ऊपर चली गई तो जल तो अपने तल को बैलेंस करेगा ही करेगा। अब सोचो, तो ओयासियों की, ये आपका ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर, ये सागर है ओखोटस्क। सागर है। इधर से क्या होगा? एक जलधारा चल पड़ेगी। एक से जलधारा चल पड़ेगी, दोनों का मिलन होगा और दोनों आगे बढ़ेगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब दोनों आगे बढ़ेगी तो दोनों का क्या होगा? मिलन होगा। ये नाम होगा ओयासियो। ये ओयासियो, ये ओखोटस्क की ठंडी जलधारा है। देखो यहां भी लिखा मैंने, ये ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। दोनों का मिलन हुआ और दोनों कहां मिलेगी? जापान के हांसो द्वीप के पास मिलेगी और जापान की पूर्वी तट पर मिलेगी जलधारा। देखो जलधारा एक ही है और कैसे जलधारा मूव कर रही है वो। क्लियर है? इस मैप को देखो आप। अब बात करें हम लोग, ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ओयासियो की ठंडी जलधारा, ओखोटस्क की ठंडी जलधारा। ठंडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्रुवों से किधर आ रही है? विस्तृत रेखा की ओर आ रही है। ठीक है, अब सोचो आप। अब हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध। हम दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करेंगे तो जलधारा कैसे चलेगी? ये दक्षिणी, हम गोलार्ध की बात करें, देखो आप, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर जलधारा यहां से यहां चलेगी। अब ये इक्वेटर के दक्षिण में चल रही है तो इसका नाम होगा दक्षिणी विस्वती गर्मधारा। ये जब आगे आएगी तो दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा किधर मूव करेगी? लेफ्ट। याद आया? लेफ्ट, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है तो रोटेशन के कारण क्या होगा? जलधारा सीधे लेफ्ट घूम जाएगी। अब जलधारा घूम गई है, ये घूम जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में बह रही है। इसका नाम होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बह रही है, इसका नाम होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्मधारा। गर्म क्यों होगी? क्योंकि इक्वेटर से किधर जा रही है? ध्रुवों की ओर जा रही है। जब ये आगे जाएगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी।
और जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी तो पश्चिम से पूरब बहना शुरू कर देगी। इसका नाम होगा दक्षिणी प्रशांत महासागरी अपवाह। ये सोचो, यह गर्म होगी या ठंडी होगी, क्योंकि सागर का विस्तार ज्यादा है या स्थल का विस्तार कम है। ऊपर जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय अफवाह ये गर्म होती है क्योंकि स्थलों से ज्यादा घिरी है, और जो नीचे आती है वो ठंडी होती है। जब आगे जाएगी तो फिर उधर घूम जाएगी स्थल के प्रभाव में आकर के। जब घूम जाएगी तो सोचो, इसका नाम होगा पेरू की ठंडी धारा। पेरू की ठंडी धारा क्यों? यह पेरू नामक एक देश है। ये ठंडी क्यों होगी? ये ठंडी क्यों होगी? क्योंकि चल किधर से रही है बताओ? ये चल रही है ध्रुवों से विस्तृत रेखा की ओर चल रही है। अब ध्यान से सुने इस बात को। इस मैप में देखो, दक्षिणी विस्तृति गर्म धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय अपवाह। अब मैं एक मैप बना रहा हूं मैं, तो आपको मजा आएगा। ये इक्वेटर है, इसको समझो जरा आप। देखो, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका दक्षिणी जो है अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। जब आप देखो, जलधारा यूं चलेगी, ये बनाया था मैंने, ये प्रशांत महासागर है, दक्षिण प्रशांत महासागर है। जलधारा यूं चलेगी, दक्षिणी विस्तृति गर्म धारा आगे जाके घूम जाएगी। यह ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है। देखो आप, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा आगे जाएगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय अपवाह। फिर आगे जाएगी तो घूम जाएगी। जब घूम जाएगी तो इसका नाम क्या होगा? पेरू की ठंडी जलधारा। कैसे साइकिल चल रहा है ये देखो आप। दक्षिणी विस्तृति गर्म धारा, ऑस्ट्रेलिया के पास पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई, इसका नाम चेंज हो गया, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय अपवाह। जो आगे गई तो ये देखो, दक्षिणी अमेरिका है, मूव कर गई पेरू की, इसका नाम पेरू है, पेरू की ठंडी जलधारा। अब सोचो जरा पूरी बात है। इधर से ऊपर से कनारी आ रही है, कैलिफोर्निया आ रही है, इधर से पेरू की आ रही है। ये देखो यूं आ रही है। अब पूरा का पूरा जल इधर चल रहा है, पूरा का पूरा जल ये चल रहा है। अब ये साइकिल घूम गई, देखो कैसे साइकिल घूम गई। अब साइकिल चल रहा है ये। जब बड़े पैमाने विशाल जलराशि इधर चलती है ना, तो इधर से विपरीत विस्तृति धारा चलने लगती है। जब पूरा जल पूर्व से पश्चिम चलेगा ना, तो यहां का जल का तल ऊपर उठ जाएगा, यहां का जल का तल नीचे आ जाएगा, और तल अपने आप को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। परिणामतः क्या होगा? इधर से फिर एक जल की धारा चल पड़ेगी, जिसका नाम होगा, विषुवत रेखा की विपरीत चल रही है, जिसका नाम होगा विपरीत विस्तृति धारा। हमेशा ध्यान दो, जो विपरीत विस्तृति धारा हमेशा गर्म ही होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि इक्वेटर के पास चल रही है। क्लियर? अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं पूरी बात। जहां जहां ठंडी जलधारा होगी वहां का ताप कम होगा, ताप कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो डेजर्ट होगा। अब एक चीज सोचो जरा, मैंने कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, यहां ठंडी जलधारा है तो ऑलरेडी यहां ताप कम होगा,
ताप कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो संघनन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो डेजर्ट होगा। इसलिए यहां कैलिफोर्निया का डेजर्ट पाया जाता है। दूसरी बात देखो, ये पेरू की ठंडी जलधारा है। अच्छा, पेरू की ठंडी जलधारा होगी, अब इसमें मैप में लेके चल रहा हूं, पूरी बात ध्यान देना। मैप में ये पेरू की ठंडी जलधारा है। जब ठंडी जलधारा होगी तो क्या होगा बताओ? जब ठंडी जलधारा होगी तो स्वाभाविक है तापमान कम होगा, ताप कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होगी, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो डेजर्ट होगा। इसलिए यहां अटाकामा का मरुस्थल पाया जाता है। यह आपका क्या है? अटाकामा का मरुस्थल। अब एक प्रश्न उठा, दुनिया के जितने डेजर्ट हैं, विश्व के अधिकांश जो डेजर्ट हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, और जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां ऑलरेडी ताप क्या होगा? कम होगा। और जब ताप कम होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? कम होगा। अब जैसे देखो आप, मैंने ये क्या कहा था, उत्तरी अमेरिका की बात करें हम लोग, कैलिफोर्निया की बात करें, सोचो ये कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, ये कैलिफोर्निया का मरुस्थल है। फोर्निया का मरुस्थल, और इधर कौन सी जलधारा है? इधर से कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। हमेशा जान दो, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ध्यान से सुनो इस बात को। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होगी तो ऑलरेडी यहां का ताप क्या होगा? कम होगा। ताप कम होने से वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होने से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होगी, वर्षा कम होगी। ये कैलिफोर्निया का मरुस्थल, ये अटाकामा का मरुस्थल। अब सोचो, ये है प्रशांत महासागर की जलधारा। कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीजें क्या होंगी? याद हो जाएंगी। आपको करना क्या है? एटलस पर खींच लिया करो, एटलस उठाओ और जलधारा कैसे क्या चल रही है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अब मैंने क्या कहा था, यहां से प्रश्न गलत होने नहीं दूंगा मैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। और जब मैं मैप का अध्ययन कराऊंगा तो एक एक चीज में बताऊंगा आपको। कल हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा। थैंक यू।